दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। आज की वीडियो में प्रस्तुत है समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान का भाग 1। इसमें आप परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। दोस्तों, इस श्रृंखला का उद्देश्य आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन करना है। दोस्तों, यह वीडियो सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षाओं तथा बैंक, एसएससी, रेलवे और अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं जीएस पॉइंटर सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान का भाग 1। दोस्तों, सबसे पहला जो चैप्टर है केमिस्ट्री के अंतर्गत वो परमाणु संरचना का होता है। तो आइए देखते हैं परमाणु संरचना से संबंधित प्रश्न। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से अवयव होते हैं? तो दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 3 मूल कण होते हैं किसी परमाणु के, जो होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक में जो पाए जाते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। दोस्तों, आणविक संरचना के बारे में सही कथन क्या है? तो देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस यानी केंद्रक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन में से वह अणु जो एटम का भाग नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये अणु के भाग हैं, जबकि फोटॉन इसका भाग नहीं होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, खनिज, यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृत तत्व में से एक प्रकार का तत्व परमाणु मिलता है। तो ये प्राकृत तत्व में जो है प्राकृत तत्व में परमाणु मिलता है एक ही प्रकार का। परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। जो महान वैज्ञानिक रदरफोर्ड, इसने परमाणुविक नाभिक या न्यूक्लियस की खोज की थी। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो में से एक कण प्रतिकण युग्म है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये एक कण प्रतिकण युग्म है। जैसे इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है और पॉजिट्रॉन धनावेशित कण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो अल्फा कण जो हीलियम के एक परमाणु नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम के नाभिक में। अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश किस पर होता है? तो ये बीटा किरण पर ऋणात्मक आवेश होता है, अल्फा किरण पर धनात्मक आवेश होता है और गामा किरण न्यूट्रल या उदासीन होता है। अब आइए देखते हैं विशिष्टता और कण को सुमेलित करना है। तो शून्य द्रव्यमान या जीरो मास, ये न्यूट्रिनो का द्रव्यमान शून्य होता है। आंशिक आवेश क्वार्क का होता है। आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन का होता है और पूर्णांक प्रचक्रण ये फोनॉन का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो ये अफबाउ के सिद्धांत के आधार पर। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे होता है? तो ये अभिविन्यास से संबंधित है। और जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, यदि किसी परमाणु के 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी द्रव्यमान संख्या 4 होती है। वह परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिसमें ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें समस्थानिक या आइसोटोप्स कहा जाता है। समस्थानिक क्या होते हैं दोस्तों? तो समस्थानिक वो होते हैं जो किसी एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनका परमाणु भार भिन्न लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह होता है। तो आइसोटोप समस्थानिक को कहा जाता है। समस्थानिक वह होता है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। सम न्यूट्रॉनिक समूह तो 6C14, 7N15 और 8O16 ये सम न्यूट्रॉनिक समूह हैं।
रेडियो एक्टिवता किससे मापी जाती है? तो दोस्तों रेडियो एक्टिवता गीगर काउंटर या गाइगर काउंटर से मापी जाती है। रेडियो एक्टिवता का खोज किसने किया था? हेनरी बेकरल ने। अगला प्रश्न है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन विलयन आदि से संबंधित। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या है? तो ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध का अस्कंदन या दूध का फटना। दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। कथन है उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। कारण है कि उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और तेज हो जाती है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा के रूप में। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों पास्चुराइजेशन दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इसको पास्चुराइजेशन कहते हैं। पास्चुराइजेशन या पास्चुरीकरण। दोस्तों पास्चुरीकरण जो होती है वो दुग्ध के निर्जलीकरण से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है जो जल का विलयन का क्वथनांक और मतलब क्वथनांक से संबंधित ये कथन है किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। अगला प्रश्न है अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों अशुद्धियों के कारण किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर ही क्यों उबलने लगता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, इसलिए उसे उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला प्रश्न देखिए कथन और कारण से संबंधित है। प्रश्न है कि कथन है कि नमक और बर्फ के मिश्रण को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है और कारण है नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो दोस्तों ए सही है लेकिन आर गलत है। नमक या अशुद्धि बर्फ के हिमांक को बढ़ाता नहीं बल्कि घटा देता है। वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है तो वो है कोलाइडी तंत्र गैस में द्रव का अवक्षेपण जो कि कोहरे में व्यक्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं परासरण के प्रक्रम में विलायन सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। तो उपरोक्त में से सही कथन क्या है? न तो 1 न 2। अगला है दोस्तों वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन का प्रयोग किया जाता है। ठोस कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ठोस कपूर के वाष्प बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों अकार्बनिक रसायन से संबंधित। तो अकार्बनिक रसायन से जो संबंधित प्रश्न हैं उनका जो पहला प्रश्न है कथन कारण है। कथन है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कारण है किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो इसमें ए गलत है और आर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों सही कथन बताना है। तो सही कथन आपका है तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती जाती है। अगला प्रश्न है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तो बेसिक और एसिडिक यानी क्षारीय और अम्लीय होता है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का गुणधर्म। अगला प्रश्न है भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। तो ये है ऑक्सीजन और भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व क्या है? तो ये है सिलिकॉन। और एक प्रश्न देखिए विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो ये है हाइड्रोजन। और पृथ्वी पर लगभग कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो 100 प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। रेत हीरा संगमरमर और शक्कर में से मूल तत्व क्या है? तो मूल तत्व है हीरा। हीरा को कार्बन का अपर रूप भी कहा जाता है और इसकी खनिजीय बनावट जो है वो कार्बन के समान होती है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं धातु खनिज अयस्क और गुणधर्म तथा उनके उपयोग से। तो वह इलेक्ट्रॉन संरूपण जो धातु तत्वों के लिए होता है वो होता है 2882।
अगला प्रश्न है सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। अगला प्रश्न है लिथियम और पारा, लिथियम और ऑस्मियम, एल्यूमिनियम और ऑस्मियम और एल्यूमिनियम और पारा धातु युग्मों में से सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु कौन है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक कठोर तत्व क्या होता है? तो हीरा सर्वाधिक कठोर तत्व है। सोना, लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन में से सबसे कठोरतम क्या है? तो ये प्लेटिनम होता है। कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है, तो ये होता है नाइक्रोम। विद्युत हीटर में दोस्तों नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन होता है? तो ये यूरेनियम है। तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम और चांदी में सबसे भारी धातु जो है वो यूरेनियम है। मोती की रासायनिक संरचना, जो पर्ल होता है उसकी रासायनिक संरचना क्या है? तो दोस्तों वो ऐसे देखा जाए तो रासायनिक रूप में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मोती के प्रमुख अवयव कौन से होते हैं? तो मोती के अवयव होते हैं एरागोनाइट और कॉन्चियोलिन। एरागोनाइट और कॉन्चियोलिन ये मोती के प्रमुख अवयव होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या जाने जाते हैं? तो माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है, ये सही है। और कारण है धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है, तो गल नहीं जाती है जबकि ये जल जाती है, इसलिए ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयोग हुए जा रहे हैं और इन लैंपों में किसका प्रयोग होता है? तो इन लैंपों में दोस्तों सोडियम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी होता है और पानी की बूंदों के गुजरने पर भी अलग नहीं होता है। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली धातु क्या है? तो ये पारावाष्प और आर्गन भरी जाती है प्रतिदीप्त नली में। अगला प्रश्न एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम और जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में क्या पाई जाती है? तो सोना जो है वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है सोने को घोला जा सकता है? तो अम्लराज में सोने को घोला जा सकता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और अति मुलायम खनिज टाल्क या सोप स्टोन क्या होता है? तो दोस्तों सोप स्टोन रासायनिक रूप से मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। चूना पत्थर ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट होता है जिसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। तो दोस्तों जो कैल्शियम सल्फेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका प्रयोग डॉक्टर, कलाकार और मूर्तिकारों द्वारा किया जाता है। मोनाजाइट अयस्क है तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। थोरियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। दोस्तों माइका या अभ्रक क्या है? तो ये ऊष्मा का चालक है और विद्युत का कुचालक होता है। अगला प्रश्न है लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास, कुम्हारी तथा बैतूत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? तो ये है विद्युत उद्योग जिसमें अभ्रक या माइका का प्रयोग कच्चे धातु के रूप में, कच्चे माल के रूप में किया जाता है। पारा, पानी, ईथर और बेंजीन द्रव में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक क्या है? तो पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। इसके अलावा जो पारा होता है वो सामान्य कमरे के सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में प्रयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों इसकी विशेषता उच्च संचालन शक्ति के कारण पारे का सामान्यतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आयरन, लेड, कैल्शियम तथा एल्यूमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता? तो लेड जो है वो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है। दोस्तों जब भाप तांबे के धातु के ऊपर, तांबे के ऊपर से गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। लोहा प्राप्त करने के लिए जो प्रमुख अयस्क है वो कौन सा है? तो लोहे के लिए जो हेमेटाइट अयस्क होता है इससे लोहा निष्कर्षण किया जाता है।
सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम संचालक चांदी है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु स्वर्ण है। और ऊष्मा का न्यूनतम संचालक ये सीसा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। ये सही कथन है। देखिए, सुमेलन करना है। भंजन जो प्रक्रिया होती है ये पेट्रोलियम के निष्कर्षण में होता है। प्रगलन तांबे का होता है। हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा में। और वल्कनीकरण रबर को मजबूत बनाने के लिए वल्कनीकरण होता है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो दोस्तों एल्यूमिनियम जो होता है वो बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। हीरा कार्बन का रूप है। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट है। बालू जो है वो सिलिकॉन और माणिक्य जो है वो इसमें मूल तत्व एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम सोडियम मैग्नीशियम और मैग्नीज में से जल से हल्का क्या होता है? तो सोडियम जो होता है वो जल से हल्का होता है। इस्पात पारा और सोना का उनके घनत्व के अवरोही क्रम के अनुसार तो सबसे अधिक घनत्व सोना का, फिर पारा और सबसे कम इस्पात का होता है। अब आइए देखते हैं मिश्र धातुओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टील, पीतल, ब्रांज और तांबा में से मिश्र धातु क्या नहीं है? तो दोस्तों तांबा ये तत्व है, ये मिश्र धातु नहीं है। कथन कारण से संबंधित अगला प्रश्न है। कथन है जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है। ये सही है। यसद में उपचयन क्षमता होती है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उन पर जस्ते की परत या यशद या जस्ते की परत होती है, जिसको कि जीआई आयरन या गैल्वेनीकृत आयरन कहा जाता है। एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता रहता है। अगला प्रश्न है वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के लिए काम में लाया जाता है। तो वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और इसके मिश्र धातु को हवाई जहाज और रेल के डिब्बों के पुर्जों के रूप में प्रयोग किया जाता है। पारद धातु किसका मिश्रण है? तो दोस्तों पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम तथा लोहा में से अमलगम नहीं बनाती है। तो लोहा अमलगम नहीं बनाता है। जस्ता, तांबा टिन, पारा जस्ता और सीसा जस्ता में से मिश्र धातुओं में से अमलगम किसे कहते हैं? तो पारा जस्ता को अमलगम कहा जाता है। टांका जिससे लगाया जाता है वो एक मिश्र धातु है। तो टिन और शीशे का मिश्र धातु है टांका। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कांसा जो होता है दोस्तों तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। जर्मन सिल्वर में निकल होता है। सोल्डर में टिन का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है और हाइपोबिलियन में सोडियम तत्व उपस्थित होता है। जर्मन सिल्वर में दोस्तों कितने प्रतिशत चांदी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। तो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है। तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता और निकिल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता। तो एल्यूमिनियम जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न रसायन विज्ञान से देखते हैं कि पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर और गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम किसमें होती है? कांसा में। वह धातु जो पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होती है तो ये तांबा होती है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है जो है वो पीतल। दोस्तों पीतल तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। पीतल ये सही कथन है और सही कथन है कि पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिसमें पारा अनिवार्य रूप से सम्मिलित होता है। अगला प्रश्न है पीतल का रंग हवा में हल्का पड़ जाता है क्यों? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में हल्का फीका पड़ जाता है। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात या स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है वह क्या है? तो वो तत्व है निकिल। और स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। आयरन, निकिल और कार्बन, इससे स्टील बनता है स्टेनलेस स्टील। कार्बन की मात्रा बढ़ाकर स्टील की कठोरता बढ़ाई जाती है।
वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। तो दोस्तों ये जो होता है ये क्रोमियम होता है। जंग रहित लोहा बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम होती है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो दोस्तों सिलिकॉन जो है वो स्टील से स्टेनलेस बनाने के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ क्या प्रयुक्त होता है? तो ये क्रोमियम होता है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। याद रखिएगा, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है तो क्रोमियम और निकिल। स्टील में 0.1 से 2% तक कार्बन होता है। और एक प्रश्न देखिए, एक रासायनिक प्रक्रिया है लोहे पर जंग लगना। तो जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसे जंग कहते हैं। कारण है कि जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। तो ये गलत है। जंग अर्थात भूरा पदार्थ जो होता है वो वायुमंडल की नमी से बनता है। अब आइए अधातुओं से संबंधित प्रश्न देखते हैं। इसमें कार्बन और उसके विभिन्न रूपों से संबंधित प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कौन करता है? तो कार्बन तत्व सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला में से कार्बन किसमें है? तो इन सभी में, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला, इन तीनों में कार्बन उपस्थित होता है। ये देखिए, केवलार, लैक्सान, ग्रेफीन और स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन से बना हुआ है। तो ग्रेफीन जो होता है वो केवल कार्बन से बना होता है। हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन और फुलरीन्स में से कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो ऑक्सो कार्बन्स जो होता है, ऑक्सो कार्बन दोस्तों का कार्बन का अपर रूप नहीं है, जबकि हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन ये कार्बन के अपर रूप होते हैं। पेंसिल का लेड होता है तो पेंसिल का लेड ग्रेफाइट होता है। कार्बन के तीसरे अपर रूप की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई है, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस टीम में कौन कौन लोग थे? रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हेलार्ड डब्ल्यू क्रोटो तथा रिचर्ड ई स्माले थे। बकमिंस्टर फुलरीन क्या है? तो दोस्तों बकमिंस्टर फुलरीन जो होता है वो कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है, जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने हुए बहुफल की संरचना से जुड़े होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तथा बालू में से कार्बन किसमें नहीं है? बालू में। लिग्नाइट, टिन, चांदी तथा लोहा में से कार्बन किसमें मिलता है? तो ये लिग्नाइट में मिलता है। और कोयले के बिटुमिन कोयला, लिग्नाइट, पीट और एंथ्रेसाइट में से जिसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बन का अंश होता है, यानी सर्वोच्च किस्म का कोयला जो होता है वो एंथ्रेसाइट कोयला होता है। कार्बन की मात्रा अधिकतम किस में होती है? तो दोस्तों ढलवा लोहा या पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांच पर चिन्ह या उत्कीर्ण किया जा सकता है? तो हीरा से और एक्वारेजिया यानी अम्लराज से। हीरा और अम्लराज से कांच पर उत्कीर्ण या चिन्ह किया खींचा जा सकता है। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट लगभग कितने के बराबर होता है? तो 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। याद रखिएगा, ये कैरेट जो है दोस्तों ये सोने वाले कैरेट से भिन्न होता है। सोने में जो कैरेट होता है उसके शुद्धता की माप करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रेफीन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो यह एक द्विआयामी पदार्थ है और उसकी विद्युतीय चालकता उत्तम होती है। यह अब तक जांचे गए तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है और इसका टच स्क्रीन, एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील और ग्रेफीन में से सर्वाधिक मजबूत क्या होता है? तो ग्रेफीन सर्वाधिक मजबूत होता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो सही कथन है, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति में जल कठोर बन जाता है और वह उपयोग में नहीं रहता है, और हीरा तांबा व लोहे से अधिक कठोर होता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक का कार्य कौन करता है। तो ग्रेफाइट। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। और सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन तथा फास्फोरस धातुओं में से वह एक जो विद्युत का मंद चालक नहीं है वह सिलीनियम है। अब आइए देखते हैं हाइड्रोजन और उसके विभिन्न यौगिक। दोस्तों, एक तत्व यक्ष के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इस यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो इस यौगिक का सूत्र होगा XH4। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है। 11.11% पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन अधिक में जल का 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितना उत्पन्न होगा। तो 580 किलोग्राम ऊष्मा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है। तो जल बनता है। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला और डीजल इंजन में से न्यूनतम वायु प्रदूषण कौन करता है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। भारी जल क्या है। तो दोस्तों, भारी जल जिसका कि नाभिकीय सूत्र D2O होता है, जिसे कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, ये एक प्रकार का मंदक होता है और न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन होता है और ये वो पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप या समस्थानिक ले लेता है। इसमें हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है और भारी पानी की खोज HC उरे ने किया था। भारी पानी का अणुभार 20 होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कठोर जल उपयुक्त नहीं है पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स में यानी जो जल उबालने वाले संयंत्र होते हैं उनमें प्रयोग के लिए, और फसल की सिंचाई के लिए। तो इनमें सभी कथन सही हैं। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी क्या होता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जो होते हैं वो पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। जल का pH मान कितना होता है। तो लगभग 7 होता है। और पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है। ये वर्षा का पानी है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक होता है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार कैसे किया जाता है। निर्लवणीकरण द्वारा। और देखिए, हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है। तो ये है क्लोरीन गैस। और समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है उत्क्रम परासरण यानी RO, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा। खारे जल को शुद्ध जल में परिवर्तित करने के लिए वही RO या रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया होती है। फिटकरी गंदले पानी को कैसे साफ करती है। तो अस्कंदन प्रक्रिया द्वारा। ये जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको तली में बैठा देती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयोग होती है। तो वो होता है हाइड्रोजन। और इसके लिए जो उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजनीकरण में, वनस्पति तेलों के से वनस्पति घी बनाने में उसको हाइड्रोजनीकरण किया कहा जाता है और इसमें निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और अक्रिय गैसों से संबंधित हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबेल गैस क्या कहलाती है। तो हीलियम नोबेल गैस है। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितनी होती है। तो 78% से अधिक होती है वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन में से गैसीय चक्र कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन जो है वो गैसीय चक्र नहीं है। गोताखोरों के सांस लेने में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है। तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणुभार किस आकार का होता है। तो सल्फा हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार दोस्तों अष्टफलकीय होता है। जल में आसानी से क्या घुलनशील है। तो अमोनिया गैस जो है वो जल में आसानी से घुलनशील है। हास्य गैस या लाफिंग गैस के रूप में कौन सी गैस प्रयोग होती है। तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड।
डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस क्या होती है? तो डॉक्टरों द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। आर्गन, नियान, जीनान और नाइट्रस ऑक्साइड में से स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? स्ट्रेंजर या अजनबी गैस जीनान को कहा जाता है। दोस्तों, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? तो लाफिंग गैस की संज्ञा नाइट्रस ऑक्साइड को दिया जाता है। नाइट्रोजन मुक्ति से क्या संबंध है? तो दोस्तों, नाइट्रोजन मुक्ति वह है कि स्थल मंडली और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। स्थल मंडली और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है नाइट्रोजन मुक्ति से। वायुयानों के टायरों में भरने में प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है वायुयान के टायरों में भरने। मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा सल्फर में से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधों अपने कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं, तो ये रहता है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी पाई जाती है? वो नाइट्रोजन होता है। सामान्यतः गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। और वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। आंसू गैस क्या है दोस्तों? अमोनिया आंसू गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन में से सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में क्या होता है? तो आयोडीन ठोस अवस्था में होता है। ग्लिसरीन, एलानिन और सेरीन में ऑप्टिकली सक्रिय क्या नहीं है? तो दोस्तों, ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। हैलोजनों में सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील होता है वो कौन सा है? तो दोस्तों, हैलोजनों में ब्रोमीन जो होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियान और पारद वाष्प ट्यूबलाइट में भरी होती है। कम दाब पर आर्गन गैस और कम दाब पर पारे की वाष्प भरी जाती है दोस्तों ट्यूबलाइट में। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये जीएस पॉइंटर सामान्य विज्ञान के रसायन विज्ञान का पहला भाग था। इसका अगला भाग हम कल कंटिन्यू करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।